दोस्तों नमस्कार, पीके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं कुछ सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो आपको आने वाले सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा ऑप्शन है जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। ऑप्शन 3 है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। और ऑप्शन नंबर 4 है याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है उसका आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रश्न नंबर 2 होता है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं इसके, जिसमें पहला ऑप्शन है जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। और दूसरा ऑप्शन है जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। इसका तीसरा ऑप्शन है जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। और चौथा ऑप्शन है जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। तो इसका आपके सामने जो सही आंसर होगा वो होगा प्रश्न नंबर 3, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। ए, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। बी, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। और सी, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो हमारे सामने तीनों ऑप्शन सही होता है, तो हमारा विकल्प जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। ठीक है। दूसरा है इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। ऑप्शन नंबर 3, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। ठीक है। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। ठीक है। कौन सा ऑप्शन ही सही होगा। तो विकल्प चौथे का हो जाएगा दूसरा, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करती है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। पहला है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। दूसरा होता है आपका ऑप्शन साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफ़ी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 5वें का पहला हो जाता है सही, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों में उत्प्रेरित करना होगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। दूसरा ऑप्शन है
ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके। तीसरा ऑप्शन है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। चौथा ऑप्शन है रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। तो आपका छठे का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो प्रश्न नंबर 7 का जो ऑप्शन होता है आपका, प्रश्न नंबर 7 का पहला जो होता है विकल्प सही होगा आपका, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। 8वें की तरफ चलते हैं। विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। तो प्रश्न नंबर 8वें का आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1, सिर से पैर की ओर। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने है। वयस्क अवस्था, दूसरा है प्रारंभिक बचपन का समय, तीसरा है जन्म पूर्व का समय और चौथा ऑप्शन है मध्य बचपन का समय। तो प्रश्न नंबर 9 का जो ऑप्शन आपका सही होता है वो ऑप्शन नंबर 2, प्रारंभिक बचपन का समय। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो इसके 4 ऑप्शन कौन से सही होंगे आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, दूसरा ऑप्शन है अनुशासन और पौष्टिकता, तीसरा ऑप्शन है आनुवांशिकता और पर्यावरण और चौथा ऑप्शन है वृद्धि और विकास। तो प्रश्न नंबर 10वें का जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, आनुवांशिकता और पर्यावरण। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन जो आपके सामने हैं होते हैं। पहला ऑप्शन है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, दूसरा ऑप्शन है परिवार और रिश्तेदार, तीसरा ऑप्शन है परिवार और पास पड़ोस, चौथा ऑप्शन है विद्यालय और पास पड़ोस। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो आंसर होगा विद्यालय और पास पड़ोस। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। लियो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है मानसिक प्रारूपों का समायोजन, दूसरा ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, तीसरा ऑप्शन है संतुलन, चौथा ऑप्शन है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो इसके 12वें का जो आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, सामाजिक और अन्योन्य क्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, दूसरा है कानून और व्यवस्था अनुकूलन, तीसरा ऑप्शन है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, चौथा ऑप्शन है सामाजिक संकुचन अनुकूलन। तो 13वें का जो आंसर हो जाता है आपका पहला ऑप्शन नंबर 1, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है
ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों और माता पिता पर पुनर्बलन। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। और चौथा ऑप्शन है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो 14वें का जो आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है आपका, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है सामयिकरण और संशोधन के रूप में। दूसरा ऑप्शन है समावेशन और समायोजन के रूप में। तीसरा ऑप्शन है समायोजन और अनुकूलन के रूप में। चौथा ऑप्शन है समावेशन और अनुकूलन के रूप में। तो 15वें का आपको सही आंसर बताना है। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है समावेशन और समायोजन के रूप में। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है समावेशन को हतोत्साहित करता है। दूसरा ऑप्शन है आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तीसरा ऑप्शन है खोज को प्रोत्साहन देता है। और चौथा ऑप्शन है नियामक है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर है ये सही हो जाएगा। नहीं, प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, पहला ऑप्शन है इसका, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। दूसरा ऑप्शन है क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है। तीसरा ऑप्शन है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। चौथा ऑप्शन है बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ये सही हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप को बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताने कौन से ऑप्शन सही होंगे। पहला ऑप्शन है जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। दूसरा ऑप्शन है जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। चौथा ऑप्शन है जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। तो 18वें का जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। लिंग क्या है? लिंग है, इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। पहला ऑप्शन है सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना। ठीक है। इसमें जो आपको जेंडर के बारे में पूछा है तो इसका 19वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक संरचना। प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है कौन सा सही होगा इसमें। ठीक है। तो इसका 20वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सहयोगी प्रोजेक्ट।
ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, इसके 4 ऑप्शन है आपके सामने। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ऑप्शन 2 है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। ऑप्शन 3 है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। और ऑप्शन 4 है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर 1, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, ये सही हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 22, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। तीसरा ऑप्शन है इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। चौथा ऑप्शन है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक प्राप्त हो। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही होगा। इसका जो है प्रश्न नंबर 22 का जो हो जाता है चौथा, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, ऐसे ही हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। एनसीएफ से क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो कौन सा इसमें आपका सही होगा ऑप्शन। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 23वें का जो ऑप्शन हो जाता है दूसरा सही हो जाएगा, सुविधादाता। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलते हैं। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थी के अधिगम। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा है सही आपको बताना है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 24 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा सही होगा आपको बताना है। प्रश्न नंबर 25 का जो होता है पहला ऑप्शन विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। दूसरा है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तीसरा ऑप्शन है एक काल्पनिक लक्ष्य है। चौथा ऑप्शन है जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, ये सही हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है। 26 के 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 27वां प्रश्न है आपका, सुनने में असमर्थ बच्चा। पहला ऑप्शन इसका है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। दूसरा ऑप्शन है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। और तीसरा ऑप्शन है श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। और चौथा ऑप्शन है केवल एकेडमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। 27 का जो ऑप्शन हो जाता है पहला, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए, ये सही हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 27 के बाद 28वां, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, रस्मी व्यवहार करता है जिसे हाथ थपथपाना। दूसरा ऑप्शन है वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। तीसरा ऑप्शन है वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। चौथा ऑप्शन है
यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा सही है आपको बताना है। 28वां का जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है वो सही हो जाता है आपका। प्रश्न नंबर 29 की तरफ चलते हैं। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कौन से इसमें सही होंगे आपके ऑप्शन? पहला है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। दूसरा ऑप्शन है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तीसरा ऑप्शन है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। चौथा ऑप्शन है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 29 का जो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा वो हो जाता है दूसरा, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। प्रश्न नंबर 30 है आपका, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बी, बच्चे समस्या समाधान करता है। सी, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। डी, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो इन चारों में से आपको बताना है, देखना है कौन सा सही है। ए, बच्चे जानकारी की निष्क्रिय प्राप्त करता है, एक गलत हो जाएगा आपका। जो बी है आपका, बच्चे समस्या समाधान करता है, ये सही हो जाएगा। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 4 जो हो जाता है BCD, ये आपका सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।